गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते। आज जो स्रोत हमें मिले हैं वो वाकई कमाल के हैं। ये उस सवाल का जवाब देते हैं जो हम सब शायद कभी ना कभी सोचते हैं। हमारी दुनिया दुकानों और फैक्ट्रियों से निकलकर मतलब ऐप्स और सब्सक्रिप्शंस पर कैसे आ गई। मैं अभी एक कैफे में बैठी हूँ, यहाँ के वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और एक स्ट्रीमिंग सर्विस पर म्यूजिक सुन रही हूँ। ये सब सेवाएं हैं। 20-30 साल पहले ऐसा कुछ सोचना भी मुश्किल था। तो ये बदलाव हुआ कैसे? चलिए इन स्रोतों में और गहराई से उतरते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये बदलाव इतना धीरे धीरे हुआ है कि हमें पता भी नहीं चला। ये कोई एक दिन में हुई क्रांति नहीं है। और जो स्रोत हमें मिले हैं वे इस बदलाव के पीछे के कई धागों को एक साथ बुनते हैं। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि हमारी बढ़ती इनकम, हमारे शहरों और यहाँ तक कि हमारी सोच के बदलने की भी है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? इन पेपर्स में एक क्लासिक आर्थिक मॉडल का जिक्र बार बार आता है जो बताता है कि देश कैसे विकसित होते हैं। हाँ, ये 3 चरण वाला मॉडल है। पहले कोई भी अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी यानी कृषि पर निर्भर होती है। ज्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं और मकसद बस पेट भरना होता है। फिर आता है औद्योगिक दौर, जब फैक्ट्रियां लगती हैं, मशीनें आती हैं और बड़े पैमाने पर सामान बनने लगता है। लोग गांव से शहरों की ओर आते हैं। और आखिर में आता है सेवाओं का दौर, जहां अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा डॉक्टर, टीचर, बैंकर और सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे लोग बन जाते हैं। ये मॉडल तो काफी सीधा लगता है, लेकिन मुझे एक लेख में ये बात बहुत अच्छी लगी कि आज की दुनिया में ये मॉडल थोड़ा बदल रहा है। क्या ये सच है कि कुछ देश इस रास्ते पर चल ही नहीं रहे? बिल्कुल। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये मॉडल 20वीं सदी के लिए एकदम सही था, लेकिन आज की कई डिजिटल फर्स्ट अर्थव्यवस्थाएं, खासकर अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में, वो इस रास्ते को फॉलो नहीं कर रही। वे सीधे कृषि से सेवा अर्थव्यवस्था में छलांग लगा रही हैं, इंडस्ट्री वाले चरण को लगभग बाईपास करते हुए। अच्छा। हाँ, एक किसान का बेटा सीधे खेत से निकलकर कॉल सेंटर में काम कर सकता है या ऐप डेवलपर बन सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि तकनीक ने विकास के पुराने नियमों को ही बदल दिया है। वाह, मतलब तकनीक ने पूरा गेम ही बदल दिया। लेकिन इस बदलाव के लिए सिर्फ तकनीक तो जिम्मेदार नहीं होगी। अगर लोगों के पास पैसा ही ना हो तो वे इन सेवाओं का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक बात जिस पर लगभग सभी स्रोत सहमत हैं, वो है बढ़ती हुई आय। जैसे जैसे किसी देश के लोग अमीर होते हैं, उनके खर्च करने का तरीका बदल जाता है। अर्थशास्त्र में इसके लिए एक टर्म है, मांग की आय लोच, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। यूं समझिए, अगर आपकी सैलरी डबल हो जाए तो आप डबल रोटी तो नहीं खाने लगेंगे। हाँ, है ना? हाँ। आपकी खाने की जरूरत तो उतनी है, शायद आप बेहतर क्वालिटी का खाना खाने लगें, पर मात्रा डबल नहीं होगी। सही बात है। लेकिन हाँ, आप शायद छुट्टियों पर जरूर डबल खर्च करना चाहेंगे, या एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, या बच्चों के लिए बेहतर ट्यूशन लगा देंगे। बस यही आय लोच है। जरूरतें जैसे खाना एक सीमा के बाद नहीं बढ़ती,
पर ख्वाहिशें, जो अक्सर सेवाएं होती हैं, वो बढ़ती रहती हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक कैफे सिर्फ कॉफी नहीं बेच रहा, वो एक काम करने की जगह या दोस्तों से मिलने का अनुभव भी बेच रहा है। बिल्कुल। और जैसे ही हमारे पास थोड़ा ज्यादा पैसा आता है, हम सिर्फ चीजें नहीं बल्कि ऐसे अनुभव खरीदने लगते हैं। लोग अब एक नया फोन खरीदने की बजाय किसी शानदार जगह पर घूमने जाने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एकदम सही। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। स्रोत से अनुभव अर्थव्यवस्था या एक्सपीरियंस इकोनॉमी कहते हैं। पर्यटन, फिटनेस सेंटर, कॉन्सर्ट, व्यक्तिगत देखभाल, ऑनलाइन कोर्स, इन सब की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। ये आपको कोई भौतिक वस्तु नहीं देते, बल्कि एक याद, एक हुनर या बेहतर स्वास्थ्य देते हैं। तो बढ़ती आय और ये बदलती सोच, ये दोनों मिलकर सेवा क्षेत्र के लिए एक बहुत शक्तिशाली इंजन का काम करते हैं। और ये सब और भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब लाखों लोग एक साथ एक छोटी सी जगह पे रह रहे हों, जैसे कि हमारे शहर। स्रोतों में शहरीकरण को एक बहुत बड़े कारण के तौर पर दिखाया गया है। हाँ, क्योंकि शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन की जरूरतें, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। शहर में जीवन बहुत ज्यादा विशेषज्ञता पर आधारित होता है, समय की कमी होती है और हर कोई उस समय को बचाने के लिए सेवाओं पर निर्भर रहता है। आप अपने कपड़े खुद धोने के बजाय लॉन्ड्री को देते हैं, खाना बनाने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, या बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने के लिए कैब सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। शहर में पूरा इकोसिस्टम होता है जो सेवाओं पर ही चलता है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को मेंटेन करने के लिए मैनेजमेंट कंपनियां, आने जाने के लिए मेट्रो और बसें, खाने पीने के लिए हजारों रेस्टोरेंट्स और कैफे, और फिर वकील, डॉक्टर, अकाउंटेंट जैसी पेशेवर सेवाएं। ये एक अंतहीन लिस्ट है। और शहरों की यही जरूरतें तकनीक के लिए एक लॉन्च पैड बन गई। जब लाखों लोग एक छोटी सी जगह में समय बचाने के लिए जूझ रहे हों, तभी तो जोमैटो या उबर जैसी सेवाओं का जन्म होता है। शहरीकरण ने जो मांग पैदा की, तकनीक ने उसे पूरा करने का रास्ता दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो तकनीक सिर्फ एक अलग से आया हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि ये शहरीकरण से पैदा हुई समस्याओं का एक समाधान था। ये कनेक्शन वाकई दिलचस्प है। इसने तो सेवाओं की पूरी दुनिया ही बदल दी। बिल्कुल। अगर पिछली सदी में औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को बढ़ावा दिया, तो हाल की डिजिटल क्रांति ने सेवाओं को सुपरचार्ज कर दिया है। इंटरनेट और सस्ते कम्युनिकेशन ने ऐसे पूरे के पूरे सेवा उद्योग बना दिए जो 30-40 साल पहले कल्पना से भी परे थे। ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, OTT प्लेटफॉर्म्स, ये सब उसी क्रांति की देन है। और इसी डिजिटल क्रांति ने एक और बड़ी चीज को जन्म दिया, जिसका जिक्र स्रोतों में है: आउटसोर्सिंग और वैश्वीकरण। अब काम करवाने के लिए किसी का आपके ऑफिस में होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। इंटरनेट और तेज संचार के बिना ये संभव ही नहीं था कि कोई अमेरिकी कंपनी भारत में बैठे किसी व्यक्ति से अपना कस्टमर सपोर्ट का काम करवाए, या यूरोप की कोई डिजाइन फर्म फिलीपींस के किसी आर्किटेक्ट से बिल्डिंग का डिजाइन बनवाए। इसने सेवाओं को एक वैश्विक वस्तु, एक ग्लोबल कमोडिटी बना दिया है। अच्छा। पहले आप सिर्फ अपने शहर के डॉक्टर से इलाज करा सकते थे, अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे एक्सपर्ट से ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। इसका मतलब तकनीक ने सेवाओं के लिए भौगोलिक सीमाओं को लगभग मिटा दिया है। काफी हद तक, हाँ। और इसने एक और बड़े बदलाव को जन्म दिया, जिसे स्रोत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था यानी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, पहले की अर्थव्यवस्था में सबसे कीमती चीज थी फैक्ट्री की मशीन या खेत की जमीन, मतलब भौतिक संपत्ति। हाँ। आज की अर्थव्यवस्था में सबसे कीमती चीज आपके दिमाग के अंदर है। एक सॉफ्टवेयर कोड, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक नया ड्रग फॉर्मूला या एक फाइनेंशियल मॉडल। ये आज की मशीनें हैं और ये सब सेवाएं हैं। संपत्ति अब फिजिकल नहीं बल्कि बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल हो गई है। तो IT, कंसल्टिंग, शिक्षा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फाइनेंस जैसे क्षेत्र इसीलिए इतनी तेजी से बढ़े हैं। हाँ। इनमें उत्पाद कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक आइडिया, एक प्लान या एक सोल्यूशन होता है। और इन उद्योगों को उच्च कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है। यही कारण है कि आज अच्छी शिक्षा और खास स्किल्स का इतना ज्यादा महत्व है। ये पूरी तरह से एक ज्ञान आधारित सेवा अर्थव्यवस्था का लक्षण है। लेकिन इन सब के काम करने के लिए, एक IT स्टार्टअप को शुरू होने के लिए, एक ई-कॉमर्स कंपनी को ग्राहकों से पैसे लेने के लिए, एक कंसल्टेंट को अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, इन सब के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम भी तो काम करता होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। स्रोतों में सपोर्ट सिस्टम को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। यह है वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं। आप इसे अर्थव्यवस्था का प्लम्बिंग या सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं। बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, विज्ञापन, लॉजिस्टिक्स, ये वो सेवाएं हैं जो बाकी सभी आर्थिक गतिविधियों को मुमकिन बनाती हैं।
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक नई ऐप बनानी है, तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा? ठीक है, सबसे पहले उस ऐप बनाने वाले को पैसे चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा? या तो बैंक से लोन के रूप में, या फिर वेंचर कैपिटल निवेशकों से जो शेयर बाजार इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो वित्तीय सेवाओं ने उस आइडिया को हकीकत बनने का पहला मौका दिया। फिर उस कंपनी को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए बैंकिंग सेवाओं की जरूरत होगी, अपने ऑफिस का बीमा करवाने की जरूरत होगी, और अपनी ऐप को लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग और विज्ञापन सेवाओं की जरूरत होगी। और अगर वो ऐप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचती है जिसे डिलीवर करना हो, तो उसे लॉजिस्टिक सेवाओं की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि इन व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं का विकास बढ़ती सेवा अर्थव्यवस्था का कारण भी है और परिणाम भी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इन सहायक सेवाओं की मांग बढ़ती है, और जैसे जैसे ये सेवाएं बेहतर और कुशल होती हैं, वे अर्थव्यवस्था को और तेजी से बढ़ने में मदद करती हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो खुद ही तेज घूमता जाता है। लेकिन क्या ये वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती हैं? कुछ स्रोत ये भी तो कहते हैं कि 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट इन्हीं जटिल वित्तीय सेवाओं की वजह से हुआ था। तो क्या ये रीढ़ की हड्डी कभी-कभी खतरनाक भी हो सकती है? ये एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, ये खतरनाक हो सकती है। ये एक दोधारी तलवार है। जब ये सिस्टम ठीक से काम करता है, तो ये इनोवेशन और ग्रोथ को इस तरह बढ़ावा देता है जैसा कुछ और नहीं दे सकता। लेकिन इसकी जटिलता, जैसा हमने 2008 में देखा, बहुत बड़े प्रणालीगत जोखिम मतलब सिस्टमिक रिस्क्स भी पैदा कर सकती है अगर इसे ठीक से रेगुलेट न किया जाए। ये अर्थव्यवस्था के इंजन की तरह है, बहुत शक्तिशाली, लेकिन इसे बहुत सावधानी से संभालने की जरूरत होती है। तो जब हम इन सभी कारणों को एक साथ रखकर देखते हैं, आर्थिक विकास का बदलता मॉडल, बढ़ती आय और बदलती प्राथमिकताएं, शहरीकरण का दबाव, तकनीक की क्रांति, वैश्वीकरण और फिर इन सबको सपोर्ट करने वाला फाइनेंशियल सिस्टम, तब जाकर ये पूरी तस्वीर साफ होती है। ये कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। ये एक जटिल पहेली की तरह है जिसके सभी टुकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप किसी एक टुकड़े को निकालकर ये नहीं कह सकते कि बस इसी वजह से सब कुछ हुआ। ये सभी कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। संक्षेप में कहें तो हमारी दुनिया का फैक्ट्रियों से निकलकर ऐप्स पर आ जाना किसी एक कारण से नहीं हुआ। यह आर्थिक विकास, व्यक्तिगत आय, शहरी जीवन, तकनीक की क्रांति और वैश्वीकरण का एक मिला-जुला परिणाम है। ये एक स्वाभाविक विकास है जो तब होता है जब समाज बुनियादी जरूरतों से आगे बढ़कर बेहतर जीवन स्तर और अनुभवों की तलाश करता है। स्रोत एक जटिल और परस्पर जुड़े विकास की तस्वीर पेश करते हैं, और यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह बदलाव केवल आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं है। इसने हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे व्यक्तिगत जीवन को गहराई से बदल दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने बस खेती करना बंद कर दिया और कोडिंग शुरू कर दी, बल्कि इस प्रक्रिया में हमारे मूल्य, हमारी जरूरतें और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी पूरी तरह से बदल गया। जो हमें आज की चर्चा के अंतिम विचार पर लाता है। स्रोतों ने ये बहुत अच्छी तरह समझाया कि हम सेवा अर्थव्यवस्था तक कैसे पहुंचे। उन्होंने हमें अतीत से लेकर वर्तमान तक की एक स्पष्ट यात्रा दिखाई है। हाँ, लेकिन हर कहानी का अंत एक नई कहानी की शुरुआत होता है, और यह हमें भविष्य के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर डिजिटल क्रांति इस बदलाव का एक प्रमुख कारण रही है, तो अगली तकनीकी क्रांति का क्या प्रभाव होगा? जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ऑटोमेशन जैसी तकनीकें और बेहतर हो रही हैं, तो सोचिए कि हमारी आज की अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने वाली कौन सी सेवाएं, जैसे ग्राहक सेवा, डेटा विश्लेषण, कोडिंग, यहां तक कि कुछ कानूनी और चिकित्सा सलाह खुद ही स्वचालित हो सकती हैं। और अगर ऐसा होता है, तो उनकी जगह कौन सी नई आज की तारीख में अकल्पनीय सेवाएं उभरेंगी जिनकी मांग भविष्य का समाज करेगा?